Hello students, welcome back once again. So in our last lecture we have started our new topic, that is definite integration, and it was the introduction lecture of the new topic. So today we are going to discuss a few questions based on this result, that is अगर किसी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है from A to B, है ना? And I told you the actual meaning of definite integration also in the last lecture. The actual meaning of definite integration is area under the curve. What is the actual meaning of DA? है ना? Definite integration का actual मतलब है area under the curve, है ना? जैसे कि सिंपली अगर हमें किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो हमें पता है fx का इंटीग्रेशन किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा, और प्लस सी हम क्यों लिखते हैं इसका रीजन आपको पता ही है ना? तो ये क्या है आपका, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पर लिमिट्स प्रोवाइडेड नहीं है। और जब आपको लिमिट्स प्रोवाइडेड हो तो मतलब आप डेफिनेट हो, है ना? डेफिनेट मतलब आपको यहां से लेकर यहां तक का इंटीग्रेशन निकालना है, ए से लेकर बी तक का इंटीग्रेशन निकालना है, दैट मींस उसका समेशन निकालना है, मतलब उसे जोड़ना है। ए से लेकर बी तक उसने कितनी जगह ऑक्यूपाई की उस फंक्शन ने, आपको वो बताना है ना? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का इसीलिए मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो किसी इस फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो अब देखो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है प्लस सी कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। जैसे इसका अगर आप g ऑफ x प्लस c पर a से लेकर b की लिमिट लगाओगे, है ना, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, g ऑफ b प्लस c, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस g ऑफ a प्लस c, ये हो गया लोअर लिमिट। तो c कैंसिल ही होगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, g ऑफ b माइनस g ऑफ c, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम किसी भी इंटीग्रल को, अगर वो डेफिनेट है, अगर एक सर्टेन जगह से सर्टेन जगह तक हमें उसको इंटीग्रेट करना है, तो ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जब तक मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं करूं, है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग और लॉजिकल टॉपिक है ये। आगे धीरे 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 करके जैसे जैसे हम चैप्टर के आगे तरफ मूव करेंगे तब आपको इसका प्रॉपर्टी वाला पार्ट जब मैं डिस्कस करवाऊंगा तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो हम बेसिकली क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल उसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह ही ट्रीट करेंगे, और बाद में जो भी हमारा आंसर आएगा लिमिट्स लगा देंगे। अब हमें पता है किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, जहां जहां x की टर्म है वहां अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हमें उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो इजी क्वेश्चन लेते हैं पहले। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए मुझे इंटीग्रेशन करना है, ले लीजिए आप साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, dx। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले, और इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है 2 से लेकर 4 तक, ठीक है? 2 से लेकर 4 तक मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब देखो मैं इसको अगर नॉर्मल इंटीग्रेशन, अभी थोड़ी देर के लिए मैं अगर लिमिट्स भूल जाऊं और इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की तरह ट्रीट करूं तो मुझे दिख रहा है ये फंक्शन है और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहां सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकता हूं मैं, है ना? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब पढ़ा है, तो यहां पर मैं साइन इनवर्स x को t मान लेते हैं। सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx विल बी इक्वल्स टू dt, है ना? अब एक चीज है ना, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी, है ना? लिमिट्स कैसे चेंज हो जाएगी, अच्छा इसको और सिंपलीफाई कर देते हैं। इसके लिए हम ले लेते हैं यहां पर से लिमिट्स 2 से लेकर 4 को मैं कैंसिल कर देता हूं, यहां हम ले लेते हैं लिमिट्स 0 से लेकर 1 ले लेते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। 0 से लेकर 1 ले लेते हैं हम इसको, है ना? तो अब ये देखिए, अब क्यों लिमिट्स क्यों चेंज होंगी, क्योंकि अब ये पूरा सवाल, ये पूरा क्वेश्चन किसके फॉर्म में चला गया है, ये पूरा क्वेश्चन अब t के फॉर्म में चला गया है। अब देखो ना, साइन इनवर्स x को मैं t मान चुका हूं,
तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या बन गया dt। तो पूरा सवाल t के फॉर्म में हो गया। तो अब ये देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dt बन गया और sin इनवर्स s t बन गया, तो t dt बन गया ये। तो पूरा सवाल t के फॉर्म में आ गया। तो अब ये लिमिट्स भी चेंज होगी। तो लिमिट्स कैसे चेंज होगी? sin इनवर्स जब मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो sin इनवर्स 0 is equals to t, that means sin t is equals to 0, that means t is equals to 0 डिग्री, है ना। तो लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और sin इनवर्स 1, sin इनवर्स जब मैं अपर लिमिट यहाँ 1 डालूंगा तो sin इनवर्स 1 बराबर t का मतलब हो गया sin t is equals to 1, that means sin t is equals to sin pi by 2, ठीक है ना। तो t sin t, तो t कितना हो गया यहाँ पर, t कितना दिख रहा है आपने, t हमें दिख रहा है pi by 2, है ना। तो t जब sin इनवर्स 0 is 0, तो t का वैल्यू लोअर लिमिट t हो जाएगी 0 और sin इनवर्स 1 का वैल्यू कितना pi by 2। इस तरीके से हम कर देंगे, है ना। तो अब देखिए लिमिट्स चेंज हुई, लिमिट्स लॉजिक आपको समझ में आ ही रहा होगा। मतलब यहां मैं लिख देता हूं while, है ना, dealing with substitution method in definite integration, डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू चेंज द लिमिट्स। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही बात है। अरे भाई ये सवाल था, ये तो x की लिमिट दे रखी थी ना आपको, फंक्शन x का x की लिमिट दे रखी है आपको 0 से लेकर 1। अब क्योंकि आपने इस पूरे क्वेश्चन को t के फॉर्म में साथ में sin इनवर्स x को t मान लिया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dt बन गया, पूरा सवाल t के फॉर्म में बन गया। तो भाई लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी आपको, आपने उसको माना है ना t, तो sin इनवर्स 0 बहुत आसान खेल है यार। x लोअर लिमिट जो आपने यहां माना है x की जगह वो डालो, t देखो क्या आ रहा है, x की जगह मैंने 0 डाला sin इनवर्स 0, x की जगह मैंने 1 डाला sin इनवर्स 1 बराबर pi by 2, है ना। तो ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इसको आप ठीक है याद रखें। सब्स्टिट्यूशन हिंदी में इसका मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल अगर हम किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं तो हमें लिमिट्स चेंज करनी है, भूलना नहीं है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अब ये 0 से लेकर pi by 2 t dt हो गया, तो t dt यानी इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट, और यहां पर आप लिमिट लगा दोगे। ये c तो कटने ही वाला है, c तो जाने ही वाला है, प्लस c तो कभी आएगा ही नहीं, है ना। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, अपर लिमिट देखो, अब मैं t की जगह pi by 2 डालूंगा तो क्या आएगा pi by 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देखो ना t की जगह मैंने pi by 2 डाला तो pi by 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट, ये हो गई मेरी अपर लिमिट। सॉल्व करके माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आता है डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट, है ना। तो क्या आ जाएगा मेरा pi स्क्वायर बाय 4 बाय 2, तो pi स्क्वायर बाय 8 प्लस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट तो हमेशा कैंसिल ही होगा, आप चाहे c लिखो ना लिखो, बात आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, t स्क्वायर बाय 2 पे लिमिट लगा सकते हो डायरेक्ट। ये तो c मैंने इसलिए दिखाया आपको करते हुए, नहीं कटेगा ही हमेशा। प्लस c नहीं लिखते हैं, प्लस c कभी नहीं लिखना है, आर्बिट्री कांस्टेंट c कभी आएगा ही नहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, क्योंकि आपको एक जगह से लेकर एक जगह तक जाना है। सो pi स्क्वायर बाय 2 बाय स्क्वायर बाय 4 बाय 2 pi स्क्वायर बाय 8 हो जाएगा, है ना, और ये तो 0 हो जाएगा। तो pi स्क्वायर बाय 8 मेरा आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया pi स्क्वायर बाय 8, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से pi स्क्वायर बाय 4 आपको लिमिट दे रखी है। क्वेश्चन है sin 2x डिवाइडेड बाय √x। अच्छा इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। देखो इंटीग्रेशन कोई भी सवाल आए, जब तक मैं प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं कराऊंगा आपके दिमाग में आएगा यार सब्स्टिट्यूशन करूं, पार्शियल फ्रैक्शन करूं या बाय पार्ट्स करूं, ये तीन ही तरीके हैं। ऐसे क्वेश्चंस को ब्रेक करने की आप कोशिश करा करिए। इंटीग्रेशन का कोई भी सवाल तो दिमाग में आना चाहिए, अगर कोई इनडेफिनेट है तो दिमाग में तीन तरीके आना चाहिए, या ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है, बाय पार्ट्स का है, या बाय पार्शियल फ्रैक्शन का है ना। तो सबसे पहले ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप अगर क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो इजीली बनेगा। तो sin √x डिवाइडेड बाय √x है, तो दिमाग में आएगा यार सब्स्टिट्यूशन करूं क्या, √x की डिफरेंशिएशन में आता है 1/2 √x, तो बहुत बढ़िया बनेगा। तो √x को t मान लेते हैं, यहाँ पर √x को t मानते हैं। √x का मतलब एक्चुअली होता है क्या है, x की पावर हाफ,
और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हाफ एक्स माइनस हाफ, तो क्या हो गया, एक्स की पावर माइनस हाफ नीचे आके एक्स की पावर प्लस हाफ बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। आ गया ना डिफरेंशिएशन, देखो dx अपॉन रूट एक्स, सो dx अपॉन रूट एक्स हमारा 2 dt दिख रहा है ना। अच्छा, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी भाई, लिमिट्स भी चेंज होगी। तो अब सवाल देखो कैसा दिखेगा, इंटीग्रेशन का साइन ये बन गया साइन, मैंने सिर्फ रूट एक्स के साथ खेल खेला है, रूट एक्स को t बनाया तो ये साइन t बन गया, और dx अपॉन रूट एक्स बन गया 2 dt। तो 2 को बाहर भगाते हैं, dt को अंदर लिखते हैं, 2 कांस्टेंट है ना। अच्छा, लिमिट्स का क्या होगा भाई, अच्छा यहाँ i इज इक्वल टू लिख देता हूं, i मतलब इंटीग्रेशन कर रहा हूं। लिमिट्स का क्या होगा, अच्छा लिमिट्स का क्या होगा, तो जब x 0 होगा तो अंडर रूट ऑफ 0, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, एंड स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 4 क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर रूट, पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट पाई, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो अपर लिमिट बन गई पाई बाय 2। चेक करो है ना, तो ये हो गया मेरा 2 टाइम्स 0 से लेकर पाई बाय 2 sin t। और देखो कल मैंने आपको ग्राफ से भी बताया था कि 0 से लेकर पाई बाय 2, तो 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, मतलब ये sin x का ग्राफ है, ये 0 है और ये पाई बाय 2 है यहाँ पर। तो 0 से लेकर पाई बाय 2 तक साइन को कितनी जगह लगी रहने के लिए, कितनी आई थी, ये 1 यूनिट आई थी, मैंने आपको बताया था। जितनी जगह 0 से 90 तक लगेगी उसको रहने के लिए, उतनी जगह 90 से 180, हर 90 के डिफरेंस में उसको 1 यूनिट जगह लगेगी ही लगेगी। तो 0 से लेकर 90 मैंने कल ताजा आपको बताया था, वो 1 ही आता है। तो देखो कैसे आप यहाँ से इंटीग्रेट सोल्व भी कर सकते हो। तो 2 साइन का इंटीग्रेशन आ जाता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस टी पे लिमिट लगा दो 0 से पाई बाय 2 की। अब मैं प्लस सी लिख रहा हूँ बार बार, क्योंकि प्लस सी पता है वो कैंसिल ही होगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स अपर लिमिट पाई बाय 2। तो जब मैं यहाँ पाई बाय 2 लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 0 होता है और माइनस है, तो माइनस 0 हो गया अपर लिमिट, फिर माइनस जब 0 लगाऊंगा तो कॉस 0, तो माइनस माइनस कॉस 0, तो प्लस कॉस 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 0 तो 0 ही है, cos 0 1 होता है। मैंने कल भी बताया था sin t का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 1 आता है, ये याद रख लो आप, है ना। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट समझ के याद रख लो कि 0 से लेकर 90 तक sin x को, मतलब अगर कोई भी अगर t को dt x को dx है ना, अगर x के फंक्शन x है ना, थीटा अगर sin थीटा d थीटा भी लिख सकते हैं। सो sin x को 0 से लेकर 90 तक 1 यूनिट लगती है रहने के लिए, 1 स्क्वायर यूनिट, है ना। इसी तरीके से cos x को भी, cos x का भी सेम नेचर है, ये याद रखो हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा हमको ये, है ना। कोई भी पूछे भाई 0 से लेकर 90 तक sin x को या cos x को रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, मतलब 0 से लेकर पाई बाय 2 तक sin x या cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 आएगा, है ना, 1 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। 2 ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन करना है 0 से इंफिनिटी तक साइन ऑफ tan इनवर्स, कंपोजिशन अगेन कंपोजिट फंक्शन है ना, साइन ऑफ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। आपको तो बस कैप्चर करना आना चाहिए, क्या इस सवाल में फंक्शन और डिफरेंशिएशन दिख रहा है क्या, जी बिल्कुल दिख रहा है। ये tan इनवर्स x तो हो गया फंक्शन, और 1/1 प्लस x स्क्वायर हो गया उसका डिफरेंशिएशन। तो चालू हो जाओ, तो यहां से हम tan इनवर्स x को t मान सकते हैं, ताकि 1/1 प्लस x स्क्वायर dx dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan इनवर्स x को मैंने t मान लिया, इंटीग्रेशन, तो ये बन गया sin tan इनवर्स x को t माना तो sin t, और dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dt, है ना। लिमिट्स का क्या हो जाएगा, लिमिट्स का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, जब मैं x 0 रखूंगा तो tan इनवर्स 0 क्या हो गया, 0 ही हो गया, और tan इनवर्स इंफिनिटी, tan की वैल्यू इंफिनिटी कब आती है, 90, तो ये हो गया पाई बाय 2, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा लिमिट्स कैसे चेंज हो गई, लिमिट्स चेंज कैसे हो गई, पूरा सवाल t के फॉर्म में घूम गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, x को t में घुमा रहे हैं, तो जब x 0 रहा होगा तो tan इनवर्स 0 0, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2, है ना। सो 0 से पाई बाय 2, अगेन वही बात आ गई कि सीधे स्टैंडर्ड रिजल्ट 1 आ जाएगा आंसर, है ना। आगे टाइम वेस्ट नहीं करना है, साइन लिखोगे माइनस cos t और फिर लिमिट लगाओगे, सीधे आप दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। 0 से लेकर 90 तक sin t का इंटीग्रेशन क्या आएगा,
हर 90 के अंतर में, 90 का अंतर है ना यहाँ पर, 90 के अंतर में साइन या कॉस का इंटीग्रेशन बनाए। अच्छा, अगर कभी कोई आपसे पूछे कि बता भाई 3π/2 से लेकर 2π तक साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, बोलना वही आएगा भाई। चाहे तो 270 से लेकर, कितना बोला उसने, 270 से लेकर 360 तक, कितना अंतर, 90 का अंतर से, क्या आएगा आंसर, बनी आएगा, है ना, हमेशा बनी आएगा। अगर आंसर कभी नेगेटिव भी आ जाए तो भी मॉड लगा देना ऐसे, मॉड, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। कभी आपने देखा है क्या मेरा घर -2000 स्क्वायर फीट में बसा हुआ है, नहीं, कभी हम ऐसे नहीं बोलते ना, वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ये एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो भी पॉजिटिव, और अगर नीचे ग्राफ बन रहा है तो भी भाई नीचे जगह तो लग रही है ना, जितनी जगह यहां लग रही है उतनी जगह यहां भी लग रही है। ऐसा बोला ना, यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आएगा तो ये काट देगा तो जीरो एरिया आ जाएगा। अरे भाई जीरो कैसे एरिया होगा, इतनी बड़ी जगह तुम ऑक्यूपाई कर रहे हो रहने के लिए, तो जीरो कैसे, जितना ये उतना ही। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो उसका इलाज है उसको मॉड बना के पॉजिटिव बना दो, है ना। इसलिए मॉड का इस्तेमाल हम यहाँ पर आगे चलकर मॉड का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करेंगे, तो मॉड्यूलस कॉन्सेप्ट भी याद रखना है हमें, है ना। चलिए फिलहाल अभी हम सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, तो नेक्स्ट सवाल है हमारा 0 से लेके 2 तक हमें इंटीग्रेशन करना है, अंडर रूट ऑफ 2 + x अपॉन 2 - x। तो देखिए मेरे को इसको इंटीग्रेट करने के लिए मेरे पास, मेरे दिमाग में दो चीजें आ रही है। अब वो दो चीजें क्या है कि पहली चीज तो ये है कि मैं ये कर सकता हूँ, जब मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा अंडर रूट के अंदर लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म है तो आप क्या करो, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो उसको, है ना। न्यूमरेटर को बाहर ले जाके कैसे भी करके न्यूमरेटर को 2 + x बना दो, तो 2 + x को वो तभी बनेगा जब वो खुद 2 + x से मल्टीप्लाई होगा, है ना। लिमिट्स तो वही चलती रहेगी 0 से लेके 2, जब तक मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं करूंगा तब तक लिमिट्स तो वही रहेगी। सो 2 + x * 2 + x अंडर रूट के अंदर बाहर जाके बन जाएगा 2 + x डिवाइडेड बाय ये चीज बन जाएगी 2 - x * 2 - x इज 4 - x², a - b * a + b ऐसा दिखेगा। सो ये हो जाएगा dx, है ना। तो ये हो गया ऐसे 0 से लेके 2। अगर मैं इसको अलग अलग करना चाहूं ऐसे लिख सकता हूं 4² - x² dx प्लस 0 से लेके 2 x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 - x² dx ऐसे लिख सकता हूं, है ना। अलग अलग करके लिख सकता हूं, ठीक है। फिर बस मुझे इसको सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करूंगा तो देखो ये मेरे को ऐसा दिख रहा है 0 से लेके 2 एक कांस्टेंट नंबर है जिसको मैं बाहर रख सकता हूं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अच्छा 4 नहीं, 4 का स्क्वायर नहीं, हम 2 का स्क्वायर है, सॉरी 2 का स्क्वायर, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। तो ये मुझे कैसा दिख रहा है, ये मुझे, अच्छा देख सकते हैं आप 2² - x² dx, ठीक है, ये बाहर हो गया, प्लस 0 से लेके 2 x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 - x² dx, ये ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। अब इसको देखो, ये तो मुझे शक्ल दिख रही है, इसकी कैसी दिख रही है, ये रिजल्ट मैंने आप सबको, देखो फॉर्मूलेज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको चीजें कैप्चर करनी आनी चाहिए। अच्छा ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a² - x² बन रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स x अपॉन a। ये सब अगर याद नहीं होगा तो फिर सब चौपट हो जाएगा। ये सब रिजल्ट्स देख के आपको सारे इंटीग्रल्स याद होने चाहिए, है ना। सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a² - x² का इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ कोर्स, बट यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो ये 2 हो गया मल्टीप्लाई बाय x अपॉन a का रोल 2 प्ले कर रहा है, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x अपॉन 2, और इसमें मैं लिमिट्स लगा दूंगा 0 से लेकर 2। इसका काम तो हो गया। इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये देखो 4 - x² को t मान लूंगा, ऊपर 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और x² के डिफरेंशिएशन में 2x आता है, तो x तो है, 2 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो मैं पहले ये कर देता हूं प्लस 1 अपॉन 2 और 0 से लेकर 2, ये बना देता हूं इसको मैं 2x, क्योंकि 4 - x² के डिफरेंशिएशन में 2x आएगा, ठीक है। अच्छा ये इसको मैंने ऐसा बना दिया, इसको सॉल्व कर देते हैं, ये जल्दी आ जाएगा। सो ये हो गया 2 sin इनवर्स, जब मैं यहाँ 2 डालूंगा तो 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा, अपर लिमिट 2 जब मैं यहाँ डालूंगा तो 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 1 माइनस, जब मैं 0 डालूंगा
तो 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, तो ये साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, है ना। और इसको सॉल्व करने के लिए 1/2 मेरा बाहर है, 4 माइनस, देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, 4, अच्छा लिख देता हूं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने t माना ताकि माइनस 2x dx क्या बनेगा, dt बनेगा। चलिए चेक करिए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने t माना है ताकि माइनस 2x dx dt माइनस, अच्छा 2x dx क्या बन जाएगा, 2x dx बन जाएगा माइनस dt, है ना, चेक करिए 2x dx बन जाएगा माइनस dt। अच्छा अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2 माइनस साइन इनवर्स 0 का मतलब 0, तो π/2 माइनस 0 क्या हो गया, π/2 ही हो गया। π/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई आ जाएगा, मतलब इस वाले पार्ट की कैलकुलेशन पाई आ जाएगी। और अब इस वाले पार्ट की कैलकुलेशन देखिए, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स का देखिए, जब मैं यहाँ x की वैल्यू 0 डालूंगा तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर 4 ही आएगा, तो लोअर लिमिट 4 ही रहेगी, लोअर लिमिट सॉरी 4 हो जाएगी x की 0 डालने पर, और x की वैल्यू 2 डालने पर 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, ऐसा हो जाएगा, है ना। ठीक है, अच्छा मैं ये बता देता हूँ ताकि जगह मिल जाएगी हमें। ये मैं यहाँ पर, ये मैंने बता दिया आपको ये चीज कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने t माना है, माइनस 2x dx dt बन गया है, तो माइनस बाहर आएगा, तो यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ, यहाँ माइनस लगा देता हूँ, ठीक है। तो 2x dx माइनस dt हुआ तो माइनस बाहर आ गया, dt अंदर आ गया, डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने t माना है तो dt अपॉन रूट t हो गया, ठीक है, चेक कर लीजिए। और अब 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन, यानी t की पावर माइनस हाफ, ये क्या है, t की पावर हाफ है, ऊपर जाके माइनस हाफ, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, सो आ जाएगा t की पावर हाफ अपॉन हाफ, 2 रूट t आ जाएगा, 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन 2 रूट t, ठीक है। अच्छा आगे ऊपर करता हूं मैं, आई होप समझ में आ रहा होगा, ज्यादा पिच नहीं हो रहा है, जैसे स्टेप बाय स्टेप यहां से सॉल्व करते हुए आए। अब लास्ट पार्ट है जो मैं ऊपर करने वाला हूं, देख लीजिएगा। सो देखिए ये वाली कैलकुलेशन क्या आ गई, 2 into π/2, दैट मींस पाई, आई मतलब आंसर, i is equals to पाई माइनस 1/2, और अभी अभी मैंने बताया 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 2 रूट t हो गया। 2 रूट t पे हमें लिमिट लगा देनी है, 2 रूट t पे हमें लिमिट लगा देनी है, यहाँ 4 यहाँ 0, तो आंसर क्या आने वाला है, पाई माइनस 1/2। जब मैं यहाँ 0 लगाऊंगा अपर लिमिट, तो रूट 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0, माइनस जब यहाँ 4 लगाऊंगा तो रूट 4 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, तो ये कितना हो गया, -4, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 1/2 इंटू 4 2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिए, i is equals to पाई प्लस 2 मेरा आंसर होगा, ये है ना। वापस स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, रैशनलाइज किया, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर बाहर आ गया, डिनोमिनेटर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, सेपरेट किया, है ना, 2 को बाहर भगाया, ये तो सीधे बन गया फॉर्म 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a। फॉर्मूलेज याद रहना बहुत जरूरी है, फॉर्मूलेज अगर याद नहीं रहोगे तो फिर आप वहीं सोच में पड़ जाओगे, अरे अब क्या करूं, ये तो आपको कैप्चर करना आना चाहिए कि हाँ वो फॉर्मूला ये बिल्कुल वो हो गया, यहाँ पे मैच कराया, फॉर्मूला डाला, पुट किया, ठीक है ना। और यहाँ पर देखते ही यहाँ x स्क्वायर है, नीचे ऊपर x है, तो सब्स्टिट्यूशन काम आया, ठीक है ना, इस तरीके से। ये सब मैंने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ाया। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई, इस वाले पार्ट की कैलकुलेशन पाई है, इस वाले पार्ट की कैलकुलेशन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया। लिमिट्स चेंज करना ना भूलिएगा जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो। 0 से 2 थी पहले एक्चुअल लिमिट, लेकिन बाद में क्या रहेगी, 4 से 0, है ना। फिर वही अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के सॉल्व किया, आंसर आया पाई माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 4 दो बार कटेगा, पाई प्लस 2 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया तरीका नंबर 1। एक और तरीका बताता हूं सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
सो एक और तरीका है देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये 2 2 2 बहुत हर जगह देखो 2 है यहाँ पे भी 2 है। तो क्या करते हैं, इस 2 को एलिमिनेट करते हैं यार। इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए मुझे x को कुछ ऐसा मानना पड़ेगा जिसमें 2 आए, है ना। यहाँ पर मैं करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान देना, मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर मैं यहाँ पे 2 cos थीटा मान लूँ इसको, तो 2 कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा, नीचे बन जाएगा 1 माइनस cos थीटा, और दोनों कुछ ना कुछ होते हैं। तो देखा, मैं कह रहा हूँ x को 2 cos थीटा मानिए। ये 2 cos थीटा ही क्यों? क्योंकि बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। 1 प्लस cos थीटा भी कुछ होता है, 1 माइनस cos थीटा भी कुछ होता है। तो देखिए x अगर मैं 2 cos थीटा मानूंगा तो dx हो जाएगा -2 sin थीटा d थीटा। चमत्कार नहीं हुआ है तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होता है। सो dx हो जाएगा -2 sin थीटा d थीटा। लिमिट्स का क्या होगा भाई? अब देखिए लिमिट्स का खेल। तो जब x 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 into 2 cos थीटा, दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू 0। अपने मन से पूछिए कि cos थीटा 0 कब आता है? 0 को लिख सकता हूँ cos पाई बाय 2, cos थीटा बराबर cos पाई बाय 2। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? जब x बराबर 2 cos थीटा है, जब x बराबर 0 है, x बराबर 0 है तो क्या आएगा मेरा? थीटा कितना आ जाएगा? पाई बाय 2। उल्टा सोचो ना यहाँ पर, ये 0 कब होगा? जब cos 90 होगा। 90 मतलब थीटा कितना? 90, है ना। और दूसरी चीज, जब x की वैल्यू 2 है, डालिए 2, तो 2 बराबर 2 cos थीटा, मतलब 1 बराबर cos थीटा। cos थीटा 1 कब होता है? 0 डिग्री पर, है ना। ये सब चीजें तो बेसिक है। तो अपर लिमिट हो जाएगी 0, है ना। अब सवाल कैसा दिखेगा देखिए, 2 प्लस एक्स मतलब क्या बन गया? 2 प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स मतलब 2 माइनस 2 cos थीटा। और dx का मतलब क्या है? dx का मतलब है -2 sin थीटा d थीटा। तो -2 को बाहर रखिए, कांस्टेंट नंबर, और यहाँ लिखिए sin थीटा d थीटा। देखो ज्यादा कन्वीनियंट तरीका है, जल्दी सवाल होगा इससे। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया? -2 तो मेरा बाहर है, पाई बाय 2 से लेकर 0 मेरी लिमिट है। 2 कैंसिल हो जाएगा, जब 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। 2 ऊपर भी है, 2 नीचे भी है, कॉमन। तो 2 कॉमन आ जाएगा तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा, नीचे बन जाएगा 1 माइनस cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये शक्ल ऐसी दिखेगी, 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा इनटू sin थीटा d थीटा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। चेक करिए, ध्यान से देखिए, बहुत इजी चल रहा है। ये पार्ट निकाल दो। ओके, सो अब कैसा होगा मामला? तो अब मामला कुछ ऐसा है, -2 बाहर है, इंटीग्रेशन का साइन है, पाई बाय 2 नीचे है, 0 ऊपर है, 1 प्लस cos थीटा 11 से पढ़ते आ रहे हैं, अब तो याद ही हो गया होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, और 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, इनटू क्या है? sin थीटा d थीटा। तो मतलब इस sin थीटा को भी आधे के फॉर्म में लिखना पड़ेगा आगे चल के। देखते हैं क्या आएगा। सो i इज इक्वल्स टू -2 बाहर है, पाई बाय 2 नीचे है, 0 ऊपर है, 2 से 2 कैंसिल है, और रूट इस cos स्क्वायर का रूट cos थीटा बाय 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर का रूट sin थीटा बाय 2 हो जाएगा, है ना। और sin थीटा को क्या लिख सकता हूं? sin थीटा को लिख सकता हूं 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 और d थीटा, ऐसे लिख सकते हो। उससे क्या मिल रहा है? उससे मिल क्या रहा है भाई? sin थीटा बाय 2 से sin थीटा बाय 2 कैंसिल दिख रहा है, और cos थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये दो बाहर जाके -4 बन जाएगा। तो ये हो गया पाई बाय 2 से लेकर 0 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 d थीटा। ठीक है, अब देखिए cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आ जाओ वापस, यहां पर आ जाओ। यहां पर हमने पढ़ा है ना भाई, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1। तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या होगा? 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर मैं लिखूंगा -4 इनटू इंटीग्रेशन पाई बाय 2 से लेकर 0, इसको क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 d थीटा। ठीक है, इस तरीके से आएगा। ओके, 4 से -2 को 4 से 2 को कैंसिल कर दूंगा तो -2 आएगा बाहर,
-2। अब कर देंगे इंटीग्रेशन, π/2 से लेकर 0, 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। सो अब मेरा -2 बाहर आया, π/2 से लेकर 0, 1 प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है। अब तो बच्चों वाला खेल है, अब तो ऊपर कर देते हैं, देखिए। तो I इज इक्वल्स टू -2 मेरा बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा विद इन द लिमिट्स π/2 से लेकर 0 ऐसे। सो -2 मेरा बाहर है। अब देखिए अपर लिमिट 0 है, तो थीटा की जगह 0 डालूंगा तो यहां 0 आ जाएगा, 0 प्लस साइन 0, 0 प्लस साइन 0 0 ही होता है, 0 साइन 0 भी 0, 0 भी 0, 0 में 0 जोड़ा तो 0 आया। तो ये हो गया अपर लिमिट का काम। माइनस अब लोअर लिमिट, थीटा की जगह π/2 डालूंगा तो यहां आ जाएगा π/2, है ना। देखिए आप थीटा प्लस साइन थीटा इंटीग्रेशन आ रहा है, और यहां पर हमने क्या प्लेस किया, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट, अब थीटा की जगह हमने क्या प्लेस किया, π/2 और प्लस साइन π/2, तो ये हो जाएगा 1 इस तरीके से, है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, दैट इज -2 बाहर है, ये हो गया -π/2 -1, ठीक है, इस तरीके से। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पाई आ जाएगा, और -2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो पाई प्लस, ठीक है ना। तो दोनों जगह से सेम ही आंसर आ रहा है, चेक करिए, दोनों जगह से आपको आंसर बिल्कुल सेम ही मिलेगा। लास्ट केस में भी π+2 ही आ रहा था, इस केस में भी आंसर तो सेम ही आएगा ना। वापस से देख लीजिए, -2 बाहर है, अपर लिमिट 0 लगाया, 0 प्लस साइन 0 0, माइनस लोअर लिमिट π/2 प्लस, ये माइनस प्लस की गलती ना करिएगा, ये देखो ब्रैकेट के अंदर ये पार्ट हो गया अपर लिमिट, ये पार्ट हो गया लोअर लिमिट, 0 माइनस π/2 -1, तो क्या हो गया -π/2 -1, -2 इंटू -π/2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा, एंड माइनस माइनस अगेन प्लस, तो π+2 मेरा आंसर हो जाएगा दोनों केस। तो ये सवाल कौन से मेथड से हो गया, हमने एक मेथड पढ़ा था, अगर लीनियर अपन लीनियर है ना, मतलब अगर ऐसा फॉर्म है ax प्लस b डिवाइडेड बाय px प्लस q, तो हमें क्या करना है, ऊपर नीचे ax प्लस b से मल्टीप्लाई करो, उनको सेपरेट करके इंटीग्रेट करो। तो वो तो था मेथड नंबर 1, और ये था ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो ये था मेथड नंबर 2। आई होप दोनों मेथड समझ में आए होंगे। तो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही, ज्यादा क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, बाकी बातें अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है ना, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स a से लेकर b तक करना है, तो g ऑफ b माइनस g ऑफ a, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उस एप्लीकेशन पे बेस्ड आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए। नेक्स्ट लेक्चर भी सेम ही होगा, हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बिफोर मूविंग टू the next subtopic of this particular topic, that is properties of definite integration। तो उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले कुछ और क्वेश्चंस हम इस पैटर्न पर करेंगे, ठीक है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और कुछ भी डाउट अगर आप फेस करते हो तो एज यूजुअल हमेशा मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। तो अगर कोई टॉपिक या कोई कंटेंट ऐसा लगा जो समझ में नहीं आया, या किसी इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो और अगर वहां पर फंस रहे हैं, उलझ रहे हैं, तो आप मुझसे कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। सो अब बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।